माँ, आप हमें स्त्री पुरुष की समानता का पाठ पढ़ाती हैं, पर आप पर लागू क्यों नहीं? नियत समय पर घड़ी का अलार्म बज उठा। आवाज सुनकर मधु चौंक पड़ी। देर रात तक घर का सब काम निपटाकर सोने के लिए गई थी, लेकिन अलार्म बजा है तो अब उसे उठना ही होगा, क्योंकि थोड़ा भी आलस किया तो बच्चों की स्कूल बस मिस हो जाएगा। मधु अनमनी सी बिस्तर से बाहर निकली और मशीनी ढंग से रोजमर्रा के कामों में जुट गई। तब तक उसकी काम वाली बाई भी आ पहुंची थी। उसने रसोई का काम संभाल लिया और मधु 9 साल के रोहन और 11 साल की स्वीति को बिस्तर से उठाकर स्कूल भेजने की तैयारी में जुट गई। उसी समय बच्चों के पापा का फोन आ गया। बच्चों ने माँ की हड़बड़ाहट की शिकायत की और मधु को सुनील का उल्लाहना सुनना पड़ा कि वह थोड़ी जल्दी क्यों नहीं उठ जाती, ताकि बच्चों को प्यार से उठाकर आराम से तैयार कर सके। मधु हैरान थी कि कुछ न करते हुए भी सुनील बच्चों के अच्छे पापा बने हुए हैं और वह सब कुछ करते हुए भी बच्चों की गंदी मम्मी बन गई है। कभी कभी तो मधु को अपने पति सुनील से बेहद ईर्ष्या होती। सुनील सेना में कार्यरत था। वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था। पिता की मौत के बाद माँ और 4 छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। क्योंकि सुनील का सारा परिवार दूसरे शहर में रहता था, अतः छुट्टी मिलने पर उसका ज़्यादातर समय और पैसा उनकी ज़रूरतें पूरे करने में ही जाता था। ऐसे में मधु अपनी नौकरी छोड़ने की बात सोची भी नहीं सकती थी। सुबह से रात तक की भाग दौड़ के बीच पिसती मधु अपने इस जीवन से कभी कभी बुरी तरह खींच उठती, पर बच्चों की जिद और उनकी अनंत मांगे उसके धैर्य की परीक्षा लेती रहती। दिन भर ऑफिस में कड़ी मेहनत के बाद शाम को बच्चों को स्कूल से लेना, फिर बाजार के तमाम जरूरी कामों को निपटाते हुए घर लौटना और शाम का नाश्ता, रात का खाना बनाते बनाते बच्चों को होमवर्क कराना। इसके बाद भी अगर कहीं किसी के बच्चे के नंबर कम आए तो सुनील की उसे दुनिया भर की जली घटी सुनाता। सुनील के कहे शब्द मधु के कानों में लावा बनकर धधकते रहते। मधु को लगता कि वह एक ऐसी असहाय मकड़ी है जो स्वयं ही अपने बुने ताने बाने में बुरी तरह उलझकर रह गई है। ऐसे में वह खुद को बहुत ही असहाय पाती। उसे लगता जैसे उसके हाथ पांव शिथिल होते जा रहे हैं और सांस लेने में भी उसे कठिनाई हो रही है। पर अपने बच्चों की पुकार पर वह जैसे तैसे स्वयं को समेट फिर से उठ खड़ी होती। बच्चों को तैयार कर मधु जब उन्हें लेकर बस स्टॉप पर पहुंची, स्कूल बस जाने को तैयार खड़ी थी। बच्चों को बस में बिठाकर उसने राहत की सांस ली और तेज कदमों बढ़ाती हुई वापस घर आ पहुंची। घर आकर मधु खुद दफ्तर जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ता और लंच दोनों पैक करके रख लिए कि समय से ऑफिस पहुंचकर वहीं नाश्ता कर लेगी। बैग उठाकर वह चलने को हुई कि फोन की घंटी बज उठी। फोन पर सुनील की माँ थी, जो आज के दिन को खास बताती हुई उसे याद से गाय के लिए आटे का पेड़ा ले जाने का निर्देश दे रही थी। उनका कहना था, आज के दिन गाय को आटे का पेड़ा खिलाने पति के लिए शुभ होता है। तुम दफ्तर जाते समय रास्ते में किसी गाय को आटे का बना पेड़ा खिला देना। फोन रखकर मधु ने फ्रिज खोला, डोंगे में से आटा निकाला और उसका पेड़ा बनाकर कागज में लपेटकर साथ ले लिया। उसे पता था कि अगर सुनील को एक छींक भी आ गई तो सास उसका जीना दुश्वार कर देगी। घर को ताला लगाकर मधु गाड़ी स्टार्ट कर दफ्तर के लिए चल दी। घर से दफ्तर की दूरी कुल 7 किलोमीटर थी, पर सड़क पर भीड़ के चलते ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता था। रास्ते में गाय मिलने की संभावना भी थी।
इसलिए उसने आटे का पेड़ा अपने पास ही रख लिया था। गाड़ी चलाते समय मधु की नज़र सड़क पर टिकी ही थी, पर उसका दिमाग ऑफिस के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में अक्सर बॉस को उससे शिकायत रहती कि चाहे कितने भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, ना तो वह कभी शाम को देर तक रुक पाती है और ना ही कभी छुट्टी के दिन आ पाती है। इसीलिए वह कभी भी अपने बॉस की गुड लिस्ट में नहीं रही। तारीफ के हकदार हमेशा उसके सहयोगी ही रहते हैं, फिर भले ही वह ऑफिस टाइम में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। मधु पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रही थी कि अचानक उसके आगे वाली 3 से 4 गाड़ियों ने जोर से ब्रेक लगाने की आवाज़ के साथ एक दूसरे से भिड़ती हुई रुक गई। उसने भी अपनी गाड़ी को झटके से ब्रेक लगाए तो अगली गाड़ी से टक्कर होते होते बची। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। मधु ने गाड़ी से बाहर नज़र दौड़ाई तो आगे 3 से 4 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ी पड़ी थी। वही गाड़ियों के एक तरफ एक मोटरसाइकिल उल्टा गई थी और उसका चालक एक तरफ खड़ा बड़ी मुश्किल से अपना हेलमेट उतार रहा था। हेलमेट उतारने के बाद मधु ने जब उसका चेहरा देखा तो दहशत से पीली पड़ गई। सारा चेहरा खून से लथपथ था। सड़क के बीचे बीच 2 गायें इस हादसे से बेखबर खड़ी सड़क पर बिखरा सामान खाने में जुटी थी। जैसे ही गाड़ियों के चालकों ने मोटरसाइकिल चालक की ऐसी दुर्दशा देखी, उन्होंने अपनी गाड़ियों के नुकसान की परवाह ना करते हुए ऐसे रफ्तार पकड़ी कि जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हो। मधु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। आज एक बेहद ज़रूरी मीटिंग थी और बॉस ने खास तौर से उसे लेट ना होने की हिदायत दी थी, लेकिन अब जो स्थिति उसके सामने थी उसमें उसका दिल एक युवक को यहाँ छोड़कर आगे बढ़े जाने की तैयार नहीं था। मधु ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और उस घायल व्यक्ति के पास जा पहुंची। वह युवक अब भी अपने खून से भीगे चेहरे को रुमाल से साफ कर रहा था, मगर बालों से रीस कर खून चेहरे को भिगो रहा था। मधु ने पास जाकर उस युवक से घबराए स्वर में पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? युवक ने दर्द से कहारते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में जो भाव मधु ने देखे उसे देखकर वह डर गई। उसने भर्राए स्वर में मधु से कहा, ओह, तो अब तुम मेरी मदद करना चाहती हो? तुमने वह खाने के सामान से भरा लिफाफा चलती गाड़ी से उन गांव की तरफ फेंका था ना? मधु चौंक उठी। कौन सा खाने का लिफाफा? युवक भर्राए स्वर में बोला। वही खाने का लिफाफा जिसे देखकर सड़क के किनारे खड़ी गायें एकाएक सड़क के बीच दौड़ पड़ी और यह हादसा हो गया। अब मधु की समझ में सारा किस्सा आ गया। तेज गति से सड़क पर जाते वाहनों के आगे एकाएक गायों का भागकर आना, वाहनों का अपनी रफ्तार पर काबू पाने के असफल प्रयास में एक दूसरे से भिड़ना और किन्हीं 2 कारों के बीच फंसकर उलट गई मोटरसाइकिल के इस सवार का इस कदर घायल होना, यह सब समझ में आने के साथ ही मधु को भी यह एहसास हुआ कि वह युवक उसे ही इस हादसे का जिम्मेदार समझ रहा है। वह इस बात से अनजान है कि मधु की गाड़ी तो सबसे पीछे थी। मधु का
सर्वांग भय से कांप उठा। फिर भी अपने भय पर काबू पाते हुए वह उस युवक से बोली, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो अपनी। वह युवक दर्द से कहते हुए जोर से चिल्लाया, गलत मैं नहीं तुम हो, तुम। यह कोई तरीका है गाय को खिलाने का? इतना कह युवक ने अपने भी खून से भीगी कमीज की जेब से अपना सेलफोन निकाला। मधु को लगा कि वह शायद पुलिस को बुलाने की फिराक में है। उसकी आंखों के आगे अपने बॉस का चेहरा घूम गया, जिससे उसे किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अपने नन्हे बच्चों के चेहरे घूम गए, जो उसके थोड़ी भी देर करने पर डरे डरे एक दूसरे का हाथ थामे सड़क पर नजर गड़ाए स्कूल के गेट के पास उसके इंतजार में खड़े रहते थे। मधु ने हथियार डाल दिए। उस घायल युवक की नजरों से बचती वह भारी कदमों से अपनी गाड़ी तक पहुंची। कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और अपने रास्ते पर चल दी। लेकिन जाते जाते भी वह यही सोच रही थी कि कोई भला इंसान उस व्यक्ति की मदद के लिए रुक जाए। ऑफिस पहुंची ही बॉस ने उसे जलती आंखों से देखकर व्यंग्य बाण छोड़ा, आ गई हर हाइनेस, बड़ी महारानी कि आज आपने हम पर इतनी जल्दी पहुंचकर अब जरा पानी पीकर मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दे, हमें मीटिंग में भी पहुंचने के लिए तुरंत निकलना है। मधु अपनी अस्त व्यस्त सांसों के बीच अपने मन के भाव को दबाए मीटिंग की तैयारी में जुट गई। सारा दिन दफ्तर के कामों की भाग दौड़ में कैसे और कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को वक्त पर काम निपटाकर वह बच्चों के स्कूल पहुंची। उसका मन कर रहा था कि वह कहीं और ना जाकर सीधा घर पहुंच जाए, पर दोनों बच्चों ने बाजार से अपनी अपनी खरीदारी की लिस्ट पहले से ही बना रखी थी। हार कर मधु ने गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ दी। तभी रोहन ने कागज से में लिपटे आटे के पेड़े को हाथ में लेकर पूछा, मम्मा यह क्या है? मधु चौंक कर बोली, ओह यह यहीं रह गया, यह आटे का पेड़ा है। बेटा तुम्हारी दादी ने कहा था कि सुबह इसे गाय को खिला देना, तो फिर आपने अभी तक इसे गाय को खिलाया क्यों नहीं? श्वेता ने पूछा। वह बस ऐसे ही, कोई गाय दिखी ही नहीं, मधु ने बात को टालते हुए कहा। तभी गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से जोर का टक्कर से उछल गई। रोहन चिल्लाया, मम्मा क्या कर रही हैं आप? मम्मा गाड़ी ध्यान से चलाइए, श्वेता बोली। सॉरी बेटा, मधु के स्वर में बेबसी थी। वह चौकन्नी होकर गाड़ी चलाने लगी। बाजार का सारा काम निपटाने के बाद उसने बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा लिए। घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। घर पहुंचकर उसने बच्चों को नहाने के लिए भेजा और खुद सुबह की तैयारी में जुट गई। बच्चों को खिला पिलाकर मधु ने उनका होमवर्क जैसे तैसे पूरा कराया और फिर खुद दर्द की एक गोली और एक कप गरम दूध लेकर बिस्तर पर निढाल हो गिर पड़ी तो उसका सारा बदन दर्द से टूट रहा था और आंखें आंसुओं से तरबतर थी। रोहन और श्वेता अपनी माँ का यह हाल देखकर दंग रह गए। ऐसा तो उन्होंने पहले कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। दोनों बच्चे माँ के
पास सिमटे आए। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? रोहन बोला, मम्मा क्या बात है, क्या आप मुझे नहीं बताओगे? श्वेता ने पूछा। मधु को लगा कि कोई तो उसका अपना है जिससे वह अपने मन की बात कह सकती है। अपनी सिसकियों पर जैसे तैसे निरंतर कर उसने रुंधे कंठ से बच्चों को सुबह की दुर्घटना के बारे में संक्षेप में बता दिया। कितनी बेवकूफ औरत थी वह, उसे गाय को ऐसे खिलाना चाहिए था क्या? रोहन बोला, हो सकता है बेटा, उसे भी उसकी सास ने ऐसा करने को कहा हो, जैसे तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा था। मधु ने फीकी हंसी के साथ कहा। वह बच्चों का मन उस घटना की गंभीरता से हटाना चाहती थी, ताकि जिस डर और दहशत से वह स्वयं अभी तक कांप रही है, उसका असर बच्चों के मासूम मन पर ना पड़े। मम्मा, आप उस आदमी को ऐसी हालत में छोड़कर चली कैसे गईं? आप कम से कम उसे अस्पताल तो पहुंचा देती और फिर ऑफिस चली जाती। रोहन के स्वर में हैरानी थी। बेटा, मैं अकेली औरत भला क्या करती? दूसरा कोई तो रुक तक नहीं रहा था। मधु ने अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या मम्मा, वैसे तो आप मुझे आदमी औरत की बराबरी की बातें समझाते नहीं थकती, लेकिन जब कुछ करने की बात आई तो आप अपने आप को औरत होने की दुहाई देने लगी। आपकी इस लापरवाही से क्या पता अब तक वह युवक मर भी गया हो। श्वेता ने कहा। अब मधु को एहसास हो चला था कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है। मम्मा, आज की इस घटना को भूल कर प्लीज आप अब लाइट बंद कीजिए और सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। श्वेता ने कहा तो मधु हड़बड़ा कर उठ बैठी और कमरे की बत्ती बंद कर खुद बाथरूम में मुंह धोने चली गई। दोनों बच्चे अपने अपने बेड पर सो गए। मधु ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर अपना चेहरा जब आईने में देखा तो उस पर सवालिया निशान पड़े थे। उसे लगा उसका ही नहीं, यहाँ हर औरत का चेहरा एक सवालिया निशान है। औरत चाहे खुद को कितनी भी संभल समझे, पढ़ लिख जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, पर रहती है वह औरत ही। दोहरी तिहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी बेसहारा औरत कुछ भी कर ले, कहीं पर भी पहुंच जाए, रहेगी तो औरत ही ना। फिर पुरुषों से मुकाबले और समानता का दंभ और पाखंड क्यों? मधु को लगा कि स्त्री पुरुष की हथेली पर रखा वह कोमल फूल है, जिसे पुरुष जब चाहे सहलाए और जब चाहे मसल दे। स्त्री के जन्मजात गुणों में उसकी कोमलता, संवेदनाशीलता, शारीरिक दुर्बलता ही तो उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे निजात पाने के लिए उसे अपने स्त्रीत्व का ही त्याग करना होगा। मधु अब तक शरीर और मन दोनों से बुरी तरह थक चुकी थी। उसे लगा आज तक वह अपने बच्चों को जो स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धांत समझाती आई है, वह वास्तव में नितांत खोखले और बुनियाद हैं। उसे अपनी बेटी को इन गलतफहमियों से दूर रखना होगा और स्त्री होकर अपनी सारी कमियां और कमजोरियों को स्वीकार करते हुए समाज में अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम बनना होगा। यह काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मधु ने एकाएक कर दोनों बच्चों का माथा सहलाया। श्वेती को प्यार करते हुए ना जाने क्यों मधु की आंखों में पहली बार गर्व का स्थान नमी ने ले लिया। उसने एक बार फिर झुककर अपनी मासूम बेटी का माथा चूमा और फिर औरत की रचना कर
उसे सृष्टि की जननी का महान दर्जा देने वाले को धन्यवाद देते हुए व्यंग से मुस्कुराती। अब उसके पलकें नींद से भरी हो रही थीं और उसके अविचेतन मन में एक नई सुबह का खौफ था, जब उसे उठकर नए सिरे से संघर्ष करना था और नई तरह की परिस्थितियों से जूझते हुए स्वयं को हर पग पर चुनौतियों का सामना करना था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।